हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है डायमंड स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 5 प्राथमिक क्रिया को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्राथमिक क्रिया क्या है, इनके कितने प्रकार हैं और ये कैसे होती हैं। तो हम लोग प्राथमिक क्रिया को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक का मतलब होता है इनकम, पैसा, यानी कि जिससे हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग आर्थिक क्रिया का डेफिनेशन देखेंगे कि आर्थिक क्रिया क्या कहता है। तो आर्थिक क्रिया कहता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जितनी भी क्रियाएं करता है उससे धन की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया करते हैं। यानी कि मनुष्य अपने जीवन काल में जितनी भी क्रियाएं करती है, जैसे कि काम हो गया, ऑफिस हो गया, बिजनेस हो गया, नौकरी हो गया, जिससे उसको धन की प्राप्ति होती है और उसी धन की प्राप्ति को हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया। यानी कि आर्थिक क्रिया, अगर वो ज़्यादा धन प्राप्त कर रहा है तो उसका आर्थिक स्थिति सही है, कम धन प्राप्त कर रहा है तो आर्थिक स्थिति थोड़ा कम है। तो इसी क्रियाओं को, धन की प्राप्ति करने वाली क्रियाओं को ही हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया। और इसी आर्थिक क्रिया के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्राथमिक क्रिया, दूसरा द्वितीयक क्रिया, तीसरा तृतीयक क्रिया और चौथा चतुर्थक क्रिया। और इसी चारों क्रियाओं में से आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्राथमिक क्रिया। और इसी प्राथमिक क्रिया को आज हम लोग पूरे क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा चैप्टर इसी वीडियो में खत्म हो जाए। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है कि प्राकृतिक संसाधन से हम लोग जितने भी प्रकार के संसाधन को प्राप्त करते हैं और उससे हम लोग आय की प्राप्ति करते हैं, उसी को हम लोग प्राथमिक क्रिया कहते हैं। आइए हम लोग इसको डेफिनेशन से समझते हैं। प्राथमिक क्रिया कहता है कि यह प्रक्रिया पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि या पृथ्वी के संसाधन, पृथ्वी से जितने भी संसाधन है वो, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन, निर्माण सामग्री, खनिज का उपयोग के विषय में बताती है। यानी कि ये जो प्राथमिक क्रिया है ये पर्यावरण के संसाधन, भूमि, जल, वनस्पति, वन, निर्माण सामग्री, जितने भी विषय हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ प्राप्त होती है? तो इसी प्राथमिक क्रिया से प्राप्त होती है। इनमें आखेट, भोजन संग्रह, पशु चरण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि, खनन कार्य भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और इन सारे क्रियाकलापों को करके ही मनुष्य क्या करता है? तो अपना आर्थिक क्रिया को बेहतर बनाता है, यानी कि उनसे पैसे कमाता है। तो हम लोग इसको शॉर्ट रूप में ये याद रखेंगे कि प्राथमिक क्रिया हम लोग उसे कहते हैं जिसमें हम लोग प्राकृतिक के संसाधनों को प्राप्त कर उसको हम लोग बाजारों में बेचेंगे और उससे धन कमाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्रिया। और इस प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आएगा? तो भोजन करना, पशु चरण करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि करना, खनन कार्य, ये सारे जितने भी कार्य हैं प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए, वो सारे आ जाएंगे किसमें? तो प्राथमिक क्रिया में। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्रिया का मतलब होता है कि प्राकृतिक संसाधन से हम लोग जितने भी प्रकार के संसाधन को प्राप्त करते हैं और उससे हम लोग आय की प्राप्ति करते हैं, उसी को हम लोग प्राथमिक क्रिया कहते हैं। आइए हम लोग इसको डेफिनेशन से समझते हैं। प्राथमिक क्रिया कहता है कि यह प्रक्रिया पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि यह पृथ्वी के संसाधन, पृथ्वी से जितने भी संसाधन है वो, जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन, निर्माण सामग्री, खनिज का उपयोग के विषय में बताती है। यानी कि ये जो प्राथमिक क्रिया है ये पर्यावरण के संसाधन, भूमि, जल, वनस्पति, वन, निर्माण सामग्री, जितने भी विषय हैं, इस सारी चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ प्राप्त होती है? तो इसी प्राथमिक क्रिया से प्राप्त होती है। इनमें आखेट, भोजन संग्रह, पशु चरण, मछली पकड़ना,
वनों से लकड़ी काटना, कृषि, खनन कार्य भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और इन सारे क्रियाकलापों को करके ही मनुष्य क्या करता है, तो अपना आर्थिक क्रिया को बेहतर बनाता है, यानी कि उनसे पैसे कमाता है। तो हम लोग इसको शॉर्ट रूप में ये याद रखेंगे कि प्राथमिक क्रिया हम लोग उसे कहते हैं जिसमें हम लोग प्राकृतिक के संसाधनों को प्राप्त कर उसको हम लोग बाजारों में बेचेंगे और उससे धन कमाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्रिया। और इस प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आएगा, तो भोजन करना, पशुचरण करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि करना, खनन कार्य, ये सारे जितने भी कार्य हैं प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए वो सारे आ जाएंगे किसमें, तो प्राथमिक क्रिया में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चलवासी पशुचरण। तो आइए हम लोग चलवासी पशुचरण को समझते हैं। तो चलवासी पशुचरण का मतलब ये होता है कि जहाँ पे लोग बहुत सारे पशु को एक जगह इकट्ठा करके उसको चराते हैं और उससे अपना व्यवसाय प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं चलवासी पशुचरण। तो आइए हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे चलवासी पशुचरण को। पहला पॉइंट क्या बताता है कि यह पशुचरण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है, यानी कि यह जो पशुचरण का व्यवसाय वो बहुत पहले से ही चलते आ रहा है। हमारे इतिहास से पता चलता है कि ये जो पशु चराने का जो कार्य है वो बहुत पहले से ही लोग करते आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमें बताता है कि पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात पर निर्भर ये सारे चीज किस पे निर्भर होते हैं, तो चलवासी पशुचरण पे। यानी कि जो पशुचारक है, यानी कि जो पशुओं को चराता है, वो अपना जीवन का हर एक कार्य इसी के द्वारा ही कार्य को संपन्न करता है। यानी कि वो पशुओं को बेचकर, उसको इधर उधर बाजार से बेचकर और घास फूस को बेचकर ही अपना जो जीवन है उसको चलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि इन पशुचारकों के अपने अपने क्षेत्र होते हैं। यानी कि हम लोग समझे कि ये जो पशु चराने का कार्य है, व्यवसाय है, उसमें जो पशुचारक होते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों का बंटवारा कर लेते हैं कि यह क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक मेरा है। कुछ पशुचारक बोलते हैं यह क्षेत्र मेरा है, कुछ पशुचारक बोलते हैं यह क्षेत्र मेरा है, कुछ सबका एक अलग अलग अपना क्या है, तो अपना अपना क्षेत्र है पशुओं को चराने का। ये कार्य ये किन प्रकार के पशुओं को चराते हैं, तो भेड़, बकरी, गाय, ऊंट, घोड़ा इत्यादि को ये सारे पशुएं क्या करते हैं, चराते हैं। चलवासु पशुचारक के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम लोग क्षेत्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो पशुचारक के क्या होते हैं, सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, लेकिन इस चलवासी पशुचारक के 3 जो प्रमुख क्षेत्र है पूरे विश्व में, वो जहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुचरण होता है, जिसमें पहला क्या है, पहला पेटी जो पशुचारक का है वो है उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय, मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। यानी कि पहला पेटी जो पशुचारक का है वो कहाँ से कहाँ तक है, उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीपीय, मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। इसका जो पहला पेटी है वो। दूसरा पेटी है यूरोप तथा एशिया का टुंड्रा प्रदेश तक है पशुचारण का पेटी। और तीसरा पशुचारण का पेटी है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप तक यह क्षेत्र फैला हुआ है, जहां पे विश्व में सबसे ज़्यादा पशुचारण का काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाणिज्यिक पशुपालन। तो आइए हम लोग समझते हैं वाणिज्यिक पशुपालन क्या है। तो वाणिज्य मतलब होता है अपना पर्सनल, जैसे कि हम लोग किसी भी कार्य को अपने पर्सनल मुनाफे के लिए करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि वाणिज्यिक पशुपालन है क्या। तो वाणिज्यिक पशुपालन का मतलब ये है कि ऐसा क्षेत्र जो किसी आदमी के या पशुचारक के अपने अधिकार में हो और वो वहाँ पे प्रमुख रूप से उसका व्यवसाय करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक पशुपालन। तो आइए हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे। वाणिज्यिक पशुधन पालन एक प्रणाली है जिसमें पशुओं का उपयोग श्रम, मांस, चमड़े और ऊन जैसी वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यानी कि वैसा स्थान जहाँ पे
जो पशुचारक है वो अपने मुनाफे के लिए किसी एक गोदाम जैसे कि हम लोग रखते हैं ना, एक जगह पे पशुओं को बांध कर रखते हैं और उससे व्यवसाय करते हैं, तो उसी प्रकार वाणिज्यिक पशुपालन है जिसमें जो श्रमिक है वो अपने ही मुनाफे, श्रम, मांस, चमड़े आदि के लिए ही वो इसका उत्पादन करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक पशुपालन। अब आइए हम लोग इसकी विशेषताओं पे चर्चा करेंगे, इसकी कितनी विशेषताएं हैं। चलिए इसकी हम लोग प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। पहली क्या है, या संगठित और पूंजी ग्रहण करता है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे कमाए जाते हैं, या अनिवार्य रूप से पश्चिमी संस्कृति से संबंधित है तथा पशुपालन का कार्य अस्थायी पशु फार्मों में किया जाता है, यानी कि इसमें पशुओं को कहाँ पाला जाता है, तो फार्मों में पाला जाता है अपने, और ये कहाँ से आई हुई, तो पश्चिमी संस्कृति से संबंधित है। इसमें चारागाह का धारण क्षमता के अनुसार चारागाह में पशुओं को रखा जाता है, यानी कि जितनी चारा की क्षमता है उतने ही इसमें पशुओं को रखा जाता है। इनमें केवल एक ही प्रकार के पशु को पाला जाता है, यानी कि अगर हम लोग बकरी का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ उस फार्मा में सिर्फ बकरी को ही पालेंगे, और अगर घोड़े की कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ घोड़े को ही पालते हैं। इसमें प्रमुख जो महत्वपूर्ण पशुएं हैं वो है भेड़, मवेशी, बकरियां और घोड़े। लास्ट है कि पशु फार्मों में पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पालन की जाती है, यानी कि इसमें पशुओं को वैज्ञानिक आधुनिक तरीके से इसमें इसकी क्या की जाती है, तो पालन की जाती है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है निर्वाह कृषि। तो बेसिकली निर्वाह कृषि के दो भाग हैं, पहला है आदिकालीन निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसे हम लोग कर्तन दहन कृषि या फिर झूम खेती भी कहते हैं। चलिए समझते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि है क्या। तो वैसे कृषि जहाँ पे किसान किसी स्थान को साफ करके उसमें कृषि करता है, और जब उर्वरता खत्म हो जाती है तो फिर उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाके उसी प्रकार काट के जमीन साफ करके खेती करता है, उसी को हम लोग कहते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि। या एक रूप से अस्थायी कृषि है, एक जगह रुक के ये कृषि नहीं की जाती है, ये दूसरे स्थानों में बदलकर इसमें कृषि की जाती है। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज ये पॉइंट को क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट है कि यह छोटे छोटे खेतों में होती है, यानी कि ये कृषि छोटे छोटे खेतों में होती है। दूसरा पॉइंट कि लकड़ी का हल एवं कुल्हाड़ का उपयोग, यानी इस प्रकार के कृषि में ज़्यादातर लकड़ी, हल, कुल्हाड़ी इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि परिवार के मदद से की जाती है एवं उनके ज़रूरत को ही पूरा किया जाता है, यानी कि ये कृषि केवल अपना जीवन यापन करने के लिए ही किया जाता है, और ये कृषि परिवार वाले लोग ही मिलकर खुद करते हैं एवं खुद की ज़रूरतों को ही पूरा करने के लिए ये कृषि किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जमीन के टुकड़े को साफ करके उसमें खेती करना। ये पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर दिया था। आइए हम लोग इसमें चलते हैं। पॉइंट नंबर 5, इस प्रकार की खेती से उर्वरता का नुकसान नहीं होता है। देखिए उर्वरता का नुकसान तभी होगा जब लगातार किसी खेत में हम लोग खेती कर देते हैं, यानी कि 2 बार एक खेत में अगर धान उगा दिए तो उसकी उर्वरता लगभग खत्म हो जाती है। तो हमको उस खेत की उर्वरता लाने के लिए हम लोग को खेत को 1 साल उसी प्रकार छोड़ दिया जाता है, उसमें खेती नहीं किया जाता है, तब उसमें जाके उर्वरता आती है। लेकिन इस प्रकार के कृषि में क्या है कि उर्वरता को नुकसान नहीं होता है। एक बार खेती कर लिया, उसके बाद हम लोग किसी दूसरे स्थान पे जाके खेती करते हैं तो 1 साल उस खेती बंजर फिर से हो जाती है और उसमें उर्वरता वापस आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करता है, यानी इस प्रकार की कृषि में उर्वरकों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे खेत को कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जहां अलग अलग स्थान पे इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे उत्तर भारत में इसको झूम खेती कहा जाता है, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है तथा मलेशिया में इसे लदांग कहा जाता है। चलिए दूसरा हमारा पॉइंट है गहन निर्वाह कृषि। इसको चावल प्रधान कृषि भी कहा जाता है।
क्योंकि इस कृषि में सबसे ज़्यादा चावल की खेती ही की जाती है। आइए हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट है कि किसान एक छोटे साधारण औजार एवं अधिक श्रम से खेती करता है। चावल इसमें मुख्य फसल होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा चावल मुख्य फसल गहन निर्वाह कृषि में ही है, और अन्य कुछ फसलें भी हैं जो गहन निर्वाह कृषि में की जाती है, वो है गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन इत्यादि। ये सारी चीज़ें भी चावल के अलावा गहन निर्वाह कृषि में खेती की जाती है। और यह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया में मानसूनी प्रदेशों में होता है, यानी कि ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस प्रकार की खेती कहाँ होती है, तो दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में ये गहन निर्वाह कृषि सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है रोपण कृषि। तो आइए हम लोग रोपण कृषि को समझते हैं। इस कृषि में बृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी इस कृषि में क्या है, बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षमता एवं पैसों की आवश्यकता होती है, या बड़ी मात्रा में कृषि यहाँ पे की जाती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों या कारखानों में किया जाता है, यानी कि उत्पादन किए हुए फसलों को या तो खेत में ये लोग फसल को निकाल लेते हैं, या फिर कारखाना भेज के उसको अच्छे से प्योरीफाई करके निकालते हैं। इनमें जो प्रमुख कृषि है वो चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास है, यानी कि इसके प्रमुख जो कृषि है वो है चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास इत्यादि है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो मलेशिया में रबड़ सबसे अधिक मात्रा में होता है, ब्राज़ील में कहवा सबसे अधिक मात्रा में होता है, और भारत एवं श्रीलंका में चाय अधिक मात्रा में होता है। इस कृषि में बृहद क्षेत्र की आवश्यकता होती है, यानी कि बड़ी क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है, या एक फसली कृषि है, यानी कि साल में यह एक ही बार किया जाता है, तथा इसमें वैज्ञानिक विधियों की भी आवश्यकता होती है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसका प्रमुख फसल गेहूं है। अन्य फसलें इसमें जो उगाई जाती है वो है मक्का, जौ, राई इत्यादि। खेत का आकार इसमें बहुत बड़ा होता है। खेतों का कार्य यांत्रिक यंत्रों द्वारा किया जाता है, यानी कि मशीनिक यंत्रों द्वारा इसमें खेती का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन अत्यधिक होता है। इसमें जो उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और इसके जो प्रमुख देश है जो इस प्रकार के कृषि को करते हैं वो है यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये था विस्तृत वाणिज्यिक कृषि। आइए अब हम लोग देखते हैं मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। तो मिश्रित कृषि भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलों उगाने एवं पशुपालन करने के लिए किया जाता है, यानी कि मिश्रित कृषि में भोजन भी उगाया जाता है, साथ ही साथ पशुपालन के लिए चारे भी उगाए जाते हैं। इसका आकार मध्यम होता है खेती करने का। इसमें जो प्रमुख फसलें होती है वो गेहूं, जौ, राई, मक्का इत्यादि होता है। इसमें अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तथा इसमें रासायनिक खाद का भी उपयोग किया जाता है। रासायनिक खाद का इसमें उपयोग किया जाता है, और इसके जो प्रमुख देश हैं वो है यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि यानी कि हम लोग डेयरी से समझ रहे हैं कि दूध उत्पादन करना होगा इस कृषि में। तो आइए इसके सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर करते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है कि इस कृषि का मुख्य जो उत्पादन है वो है दूध, घी तथा मक्खन। ये कृषि में दूध, घी तथा मक्खन का उत्पादन किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल अत्यधिक लाभ कमाना है। इसका उद्देश्य केवल अत्यधिक लाभ कमाना है, या नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के निकट होते हैं, यानी कि ये जो कृषि है ये ज़्यादातर नगरों में तथा औद्योगिक क्षेत्रों के किनारे ही की जाती है। इन इलाकों में अत्यधिक उपभोक्ता होते हैं, इसलिए की जाती है क्योंकि इन इलाकों में इन्हें आसानी से ये इन सारे वस्तुओं को आसानी से बेच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
कि औद्योगिक एवं नगरों में अधिक मांग है, यानी कि इन सारी चीज़ों की कृषि इसलिए औद्योगिक नगरों के किनारे की जाती है क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक इसकी मांग है और उसी की पूर्ति के लिए ये डेयरी कृषि की जाती है। इसके लिए प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोप इत्यादि के देशों में ये कृषि अत्यधिक मात्रा में की जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि यानी कि इस कृषि में खट्टे पदार्थ के फसलें उगाई जाती है जैसे कि अंगूर, और ये समुद्र के किनारे निकटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पे उगाई जाती है और खट्टे पदार्थ की कृषि की जाती है जैसे कि अंगूर। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो प्रमुख उत्पादन है वो है खट्टे फसल का उत्पादन करना, और इसमें जो प्रमुख है वो है अंगूर। भूमध्य सागरीय के समवर्ती क्षेत्रों में होती है, यानी कि समीपवर्ती क्षेत्रों, यानी कि जो सागर है उसके जो तटीय इलाके हैं उसी के किनारे इस प्रकार की कृषि की जाती है। इन क्षेत्रों में जो अंगूर उगते हैं उससे ज़्यादातर अदीस बनाया जाता है, और ये क्षेत्र के जो जितने भी उत्पादन है वो अमेरिका तथा यूरोप में सब्जियों की मांग की पूर्ति यहीं से की जाती है, यानी कि जो ठंड की मौसम जब आ जाती है तो अमेरिका एवं यूरोप में जितने भी सब्जियों की मांग है वो इन्हीं इलाकों से उत्पादन किए हुए फसलों को वहाँ पे ले जाया जाता है और उसकी मांगों की पूर्ति की जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्योग। देखिए ये ज़्यादातर खेती शहरों के किनारे या फिर शहरों में होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शहरों में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है और उनकी दैनिक की जो ज़रूरतें हैं वो इन्हीं कृषि से पूरी की जाती है, जैसे कि सब्जी हो गया, अन्य और भी वस्तुएं जो हर दिन खरीदी जाती है, सब्जी, फल, पुष्प, तो ये सारी चीज़ें शहरों के निकट होती है ये कृषि, और इसमें अत्यधिक मुनाफा होता है। आइए हम लोग पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे। इसमें जो उत्पादन है वो मुख्य उत्पादन सब्जी है, फल है, पुष्प इत्यादि होती है। इसकी मांग औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक है, यानी शहरों क्षेत्रों में इसकी मांग बहुत अत्यधिक होती है। इसमें मृदा की अत्यधिक आवश्यकता होती है, खेतों का आकार छोटा होता है, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी ये खेती करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और इन सारी खेती जो प्रमुख देश है करने के लिए वो यूरोप, उत्तरी अमेरिका इत्यादि देश हैं। इस खेती को ट्रक कृषि भी कहा जाता है या फिर ट्रक फार्मिंग कृषि भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट है जो हमारा वो है सहकारी कृषि। सहकारी यानी कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट किसानों को ज़मीन प्रोवाइड करवाती है, उसी के साथ में उत्पादन के लिए अन्य जितने भी बीज खाद्य पदार्थ है वो सारी चीज़ें दे देती है, लेकिन लीज पर, और उसे सरकार ही वापस खरीदती है। इसी को हम लोग कहते हैं सहकारी कृषि। आइए हम लोग पॉइंट वाइज इसको क्लियर करेंगे। यह कृषि सोवियत संघ द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह कृषि का प्रारंभ सोवियत संघ ने किया था, और इसका अन्य नाम कलखोज भी है। इसका अन्य नाम कलखोज है। इसमें किसान मिलकर खेती करते हैं, यानी कि सारे किसान एक जितने भी खेत है उसमें सारे किसान मिलकर उसमें खेती करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ज़मीनें गवर्नमेंट की होती है, तो सारे किसान खेतों को मिलाकर ही उसमें खेती करते हैं, और उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी कि जब ये इसका उत्पादन हो जाएगा तो ये सारी खेती में जितने भी फसल उत्पादन होंगे वो सारे सरकार ही खरीदेगी। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है खनन। खनन मतलब कि जमीन के अंदर से जितने भी खनिज पदार्थ है उसको निकालने की प्रक्रिया को हम लोग खनन कहते हैं, यानी कि जमीन के अंदर जितने भी प्राकृतिक जो संसाधन अंदर छिपे हुए हैं उसी को निकालने की प्रक्रिया को ही खनन कहा जाता है। ये खनन दो प्रकार के हैं। पहला है धरातलीय खनन, यानी कि धरातलीय यानी धरातल से जो खनन करते हैं उसको हम लोग धरातलीय खनन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर ये हमारा लैंड है तो इसमें ये खनन ज़्यादा दूर तक नहीं किया जाता है, और इस खनन में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रमिकों की आवश्यकता होती है,
और ये खनन का सबसे सस्ता तरीका है। इसमें कम उपकरण लगते हैं और इसका अन्य नाम है विस्तृत संसाधन। दूसरा है भूमिगत खनन या खनन, कुंपी खनन भी इसको कहा जाता है और ये यांत्रिक यंत्रों द्वारा खनन किया जाता है और ये जमीन के काफी अंदर तक खनन किया जाता है, जिसमें पेट्रोल, सोना, चांदी इत्यादि चीजें निकाली जाती है और इसमें यांत्रिक चीजों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, यानी कि मशीनों की इसमें अत्यधिक आवश्यकता होती है। देखिए, भूमिगत खनन का अन्य नाम कुंपी खनन है। अत्यधिक गहराई तक खनन किया जाता है तथा इसमें महंगा तथा इसमें जोखिम भरा भी ये खनन होता है। और खनन को प्रभावित करने वाले क्रिया दो हैं, एक है भौतिक और एक है, सॉरी यहाँ पे कारक होगा, प्रभावित करने वाले कारक दो हैं, एक है भौतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक। भौतिक कारक यानी खनन करने वक्त हम लोग को बहुत सारे यांत्रिक चीजों की आवश्यकता होती है तथा आर्थिक कारक खनन करने के लिए हमें बहुत सारे पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार हम लोग का क्लास 12 का चैप्टर 5 प्राथमिक क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त होता है। बने रहिएगा हम लोग के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।